इस सूरत हाल में भी कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों के लिए अच्छे वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर रहे हैं? देखिए, हर ममालिक जो है ना वो एक क्लास को जो है वो वेलकम करते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है, जी। आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो आपको वेलकम करते हैं। इसमें आप कह लें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, यूके में भी प्रोग्राम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, डिफरेंट, फिर शेंजन में भी आप चले जाओ, यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब बेस करता है आपकी अपनी प्रोफाइल पे। सही। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप रिमार्केबल हैं अपनी फील्ड में, तो वो आपको डेफिनेटली दे विल वेलकम यू कि आए आप हमारे मुल्क में हमें सर्व करें, या आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएंगे या स्किल बेस पे इमिग्रेशन मिल जाएगी। जी। तो ये डिपेंड प्योरली करता है आपकी अपनी प्रोफाइल पे। ठीक। अच्छा, इज़्ज़त ये बताइए कि अभी आपने प्रोफाइल की बात की। जी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों से हमने भी सुना है कि वीज़ाज़ के लिए आपको एक प्रोफाइल सेट करनी पड़ती है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। प्रोफाइलिंग है क्या, आम लोगों के समझने के लिए अगर आप बता सकें? देखिए, प्रोफाइल सेट करने में ये है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। सबसे ठीक। पहले तो ये बात है, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, आपकी एजुकेशन अच्छी हो, एटलीस्ट आपके पास मास्टर डिग्री है। सही। अगर आपके पास बैचलर्स भी है तो आपका एक एक्सपीरियंस हो, 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, आपकी अचीवमेंट्स हो, आपने कोई सर्टिफिकेशंस आपको मिली हुई हो, आपने कोई आर्टिकल्स लिखे हैं, लॉ जर्नल्स लिखे हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं सही। डिफरेंट। अगर ये लॉयर्स हैं तो डेफिनेटली आपके केसेस आपने बड़े अच्छे किए हुए हैं। तो हर फील्ड के मुताबिक उनका जो है वो एक रिकॉर्ड अच्छा सेट हो, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किए हुए, उनके रिकमेंडेशन लेटर अच्छे हों, उनके बॉस पिछले उनके एम्प्लॉयर्स जो हैं उनसे जी। सेटिस्फाई हुए हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी प्रोफाइल, आपको एक पॉलिश प्रोफाइल मिल और एक जाती है। आम तासुर ये भी है इज़्ज़त के लोग समझते हैं कि जी अगर हमारा कोई दूसरे जो छोटे ममालिक हैं, अगर हम उनमें ट्रैवल करते हैं तो हमारी वीज़ा हिस्ट्री बन जाती है या ट्रैवल हिस्ट्री बन बिल्कुल। जाती है। वो भी क्या इन सारे वीज़ाज़ के लिए काम आती है? देखिए, लोग अक्सर ट्रैवल करने के लिए उनके माइंड में होता है कि हमारी अगर ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी तो हमारे वीज़ा लगना आसान हो जाएगा। सही। नो डाउट कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ की है, तो इट विल स्टिल कंसिडर, लेकिन उसकी ऐसा स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें एक इंसान है, वो अमेरिका का या शेंजन वीज़ा अप्लाई करने से कुछ अर्सा पहले ही 2-4 मुल्क गल्फ़ कंट्रीज़ फिर आता है, तो वीज़ा ऑफिसर को इंस्टेंटली पता चल जाता है सिर्फ इसने अपने पासपोर्ट पे दिखाने के लिए किया है। और ये ज़्यादातर ये कंसिडर नहीं करता। हाँ, ठीक। आपका फ्रेश पासपोर्ट नहीं रहता, स्टैम्प्ड हो जाता है, लेकिन एज सच ये आपकी कोई इससे फ़र्क नहीं और यहाँ पड़ता। पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोगों में एक गलत फहमी है, या अब वो गलत फहमी है भी कि नहीं, आप बेहतर समझा सकती हैं कि जी कुछ लोग जब पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाते हैं तो उनको ये फ़िक्र होती है कि जी जो हमारी पिछली ट्रैवल हिस्ट्री है वो आगे शो नहीं होगी अगर हम कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो क्या ऐसा है कि जब आप कहीं वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके पास आपकी पिछली हिस्ट्री, अगर वो पिछले पासपोर्ट में हो तो वो वाज़ेह बिल्कुल होती भी है? ऐसे नहीं है कि आपका अगर पिछला पासपोर्ट चला गया तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चली गई। आपके जो पासपोर्ट नंबर से आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है। ख़ासतौर पे कुछ ममालिक की जो है, इवन अगर आपका पासपोर्ट नहीं भी है तो जी। उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपका वीज़ा कभी लगा था या रिजेक्ट हुआ था। ठीक। तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो आपके पासपोर्ट के नंबर से आ जाती है। स्टिल अगर किसी बंदे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, वो चाह रहे हैं कि नहीं हमने पासपोर्ट अपना जो है पिछले फ़र्ज़ करें गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जी। उनके अक्सर रिकॉर्ड नहीं रहता, तो बेहतर यही होता है कि आप अपने न्यू पासपोर्ट के साथ पिछले वाले को अटैच करवा लें। ठीक, अटैच करवा लें। वो आप पासपोर्ट जब अपनी अप्लाई करने जाएंगे उसके जी। साथ ही उनको उसको कंसोलिडेट कर देते हैं, पिछला अच्छा, पासपोर्ट साथ वो ये लगा आपको देते हैं। उनको कहना पड़ता है? कह दें तो कर देते हैं। इतना वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो ऑनलाइन आ जाती है। अच्छा, और दूसरा ये बताइए कि क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कुछ कनाडा जाना चाहते हैं, जी कुछ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और कुछ यूके जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर एज स्टूडेंट आप क्या समझती हैं एज इमिग्रेशन लॉयर कि कौन सा मुल्क जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है एज स्टूडेंट वीज़ा? जो मैं रिकमेंड करूँगी, 2 मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। अच्छा। वो जो हैं वो आपको बेहतर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आफ्टर स्टूडेंट वीज़ा। अमेरिका जो है वो उसके थोड़े से इमिग्रेशन टफ हैं रूल्स, उनकी एक आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ या ठीक। ऑप्शंस हैं। कनाडा में भी आप इजीली सेटल हो सकते हैं आफ्टर स्टूडेंट वीज़ा, और ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक। तो ये 2 मुल्क हैं, और कोई छोटे मोटे जो हैं वो आप कह लें यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं, ठीक। आयरलैंड आ गया इस तरह से। बाकी
नॉर्वे वगैरह, इसमें भी आपको कोई ना कोई बेस पे, स्टूडेंट वीज़ा के बेस पे आपको इन फ्यूचर वहाँ पे सेटल हो सकते और हैं। मौजूदा, क्योंकि ये अब दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है और डिजिटलाइजेशन की दुनिया है, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया है, तो आप एज स्किल क्या समझती हैं कि कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए आजकल के नौजवानों को? आजकल के कोर्सेज जो ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं एक्सपीरियंस से, वो इवन इन अमेरिका आपके आईटी, ठीक, अगर आपने आईटी का कोर्स किया हुआ है तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड सारा काम हो रहा है। तो आईटी के कोर्स वहाँ पे अमेरिका, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन मुल्कों में बहुत कंसिडर किए जाते हैं। मोस्टली इंडियंस जो भी आपको नज़र आएंगे वो आईटी के ही कोर्स कर रहे होते हैं इस वजह से। सही। और आप क्या समझती हैं कि आपको किस एज के अंदर स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा बेहतर मिल जाता है या अप्लाई करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है? इससे है कि देखिए बाहर के मुल्कों में ना एजुकेशन में वो एज नहीं देखते हैं। आप अगर 40 प्लस भी हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप इतनी उम्र में क्यों आ रहे हैं एलएलएम करने या मास्टर डिग्री करने या कोई और प्रोग्राम करने, पीएचडी करने। वो आपको कभी नहीं कहते कि आप ओवर एज हैं? नहीं, वो नहीं कहते हैं। आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है अगर आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड हो कि आप क्यों गैप है वो आपका आपसे ये पूछेंगे कि आपने इतने अरसे बाद क्यों आए हैं। आप कह सकते हैं कि आप अपने जॉब में बिजी थे, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, आप अपना प्रोफाइल बना रहे थे। बल्कि स्पेशली बाहर के मुल्क जो आपकी एक्सपीरियंस होता है ना किसी भी फील्ड में, वो उसको बड़ा कंसिडर करते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो है प्रोफेशनली भी इस फील्ड में काम किया हुआ है। तो कई मुल्क हैं जैसा यूके वगैरह है, वो ज़रा तंग करता है। आपने एक सर्टन एज में या सर्टन आपका गैप आ गया 10 साल का, तो वो फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सही। उनको फिर आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। अब कई मुल्क हैं जैसा अमेरिका या कनाडा, वहाँ पे वो आपसे इस तरह के सवालात नहीं करते अनलेस एंड अनटिल आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया हुआ। आप जो है 10 साल 15 साल बैठे रहे हैं बैचलर्स लेके घर में और आपने कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, मास्टर कर लिया, तो वो जाहिर सी बात है इस चीज़ पे तो वो पूछेंगे कि आपने तो आगे कोई काम भी नहीं किया। तो आप और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप एकदम से अपना चेंज करते हैं स्टडी के लिहाज से अपना क्राइटेरिया, बिल्कुल ये जैसे आपने यहाँ पे कोई बिजनेस डिग्री ली है और बैचलर्स किया है या कुछ भी, और आप एकदम से आईटी में जाना चाहते हैं, और तो क्या ये भी चीज़ें देखी जाती हैं? इसके लिए भी आपको कोई रीज़नेबल ग्राउंड चाहिए होगी ये बताने के लिए कि मैं क्यों इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ? मैं ये रिकमेंड करूँगी अगर किसी ने कोर्स अपना चेंज करना भी है। अब मैं एग्जांपल दूँगी, हम लॉयर्स हैं, हम अगर जा भी रहे हैं तो हम एलएलएम के लिए जाएंगे। ठीक। आगे बेशक जब हमें वीज़ा मिल जाए उसके बाद हम जाके अपना बेशक आईटी में करवा लें या किसी और बिजनेस स्टडीज़ में करवा लें, लेकिन ड्यूरिंग वीज़ा प्रोसेस हम वीज़ा ऑफिसर ये ज़रूर सवाल करेगा कि आप तो एमबीए आपने किया हुआ है, अब आप लॉ क्यों करना चाह रही हैं, आप तो लॉयर हैं, आप एमबीए क्यों करना चाह रहे हैं। तो ये उनको एक सस्पिशियस में डाल देता है कि इस तरह से क्यों इन्होंने चेंज ऑफ कोर्स किया। तो वीज़ा में आपको इशू आ सकता है, वीज़ा लग जाए फिर आप आगे जाके चेंज करवा लें। मतलब आप अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जिसमें आपने पहले डिग्री की है उसी कोर्स में आप एडमिशन लें, बाहर जाकर आप अपना कोर्स वीज़ा लग जाए फिर आप बेशक अपना कोर्स चेंज कर लें। और एक बहुत आम तासुर है कि यहाँ पर जितने वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं जो बाहर एडमिशन के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करवाते हैं, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा देते हैं बच्चों का जिनका उनको ये नहीं पता होता कि बिल्कुल छोटी सी 2 कमरों की क्लासेस होती हैं या एक नाम की यूनिवर्सिटी होती है जस्ट टू गो देयर। तो बाद में जाके बच्चों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और वहाँ जाकर उनका वो एक्सपोजर ही नहीं हो पाता। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे होते हैं, मोस्टली एजेंट्स करते हैं क्योंकि उनका उस यूनिवर्सिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है, उन्होंने एक कोटा बच्चों का भेजना होता है। अगेन अब जो आपने बात की है, ज़्यादातर जो यहाँ के हमारी आवाम है उनको ये कंसर्न नहीं होता कि हम किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनका ये कंसर्न होता है कि बस हमारा वीज़ा लग जाए और हम बाहर पहुँच जाए। हाँ, इसमें ज़्यादा आप समझती हैं कि लोगों की भी गलती है कि वो क्योंकि सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं और तो इस वजह से ना वो इस पर गौर करते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब देखिए ऑनलाइन सारा ज़माना है, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हैं, आपको कोई कोर्स का नाम बता रहे हैं, फॉर इंस्टेंटली उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं और सारी हिस्ट्री या डाटा उसका आ जाएगा।
लेकिन लोग इससे उनको कंसर्न नहीं होता, उनको सिर्फ इससे कंसर्न होता है कि बस हमारा वीज़ा लग जाए। तो मेजॉरिटी जो लोग हैं या मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये होता है कि बस हमारा वीज़ा लग जाए, हम बाहर पहुँच जाएँ। उनको नहीं कंसर्न होता कि आगे यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है। तो ये फिर उन पे भी है जो अप्लाई कर रहे हैं। और